आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन। आज हम एक ऐसे हेल्थ टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे आप या आपके घर में या आपके जानने वाले अक्सर प्रभावित रहते हैं, और इस विषय पर हमने सोचा कि आपको एक विशेषज्ञ राय दी जाए। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर असद अब्बास साहब को, जो लखनऊ के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। और जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है माइग्रेन। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जब माइग्रेन की बात आती है तो सर दर्द एक बहुत उसका कॉमन सिम्टम है। तो सर दर्द को पहले आप बताएं कि सर दर्द कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसी से संबंधित है? देखिए, सर दर्द तो एक लक्षण होता है, जैसे बुखार एक लक्षण है, जॉइंट पेन एक लक्षण है, वैसे सर दर्द तो सिर्फ एक लक्षण है। और सर दर्द के कारण होते हैं। सर दर्द के कुछ कारण हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं, यानी जहाँ सर में चोट लगने की वजह से दर्द हो जाए, किसी इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो जाए, आंख में कोई पीड़ा है, नाक में कोई पीड़ा है, कान में, इन सब चीज़ों की वजह से दर्द हो, ये सेकेंडरी हेडेक कहलाता है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट का जो मेन सब्जेक्ट होता है ये प्राइमरी हेडेक, यानी वो सर दर्द जहाँ इस तरह के कोई और कारण नहीं है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज आती है या इनकी डिफरेंट डायग्नोसिस होती है। सबसे कॉमन जो दर्द देखा जाता है वो है माइग्रेन का दर्द। उसके अलावा इससे मिलता जुलता जो एक दर्द होता है जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास अक्सर आता है, वो कहलाता है क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक। अब यहाँ पर एक समझने की चीज है कि ये वो स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं है, बल्कि ये मसल्स की टेंशन की वजह से दर्द होता है। और इसको इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि जो आपके सर के पीछे वाली मांसपेशी होती हैं, अक्सर इनको दबाने से, इनको मसाज करने से आराम मिल जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन मरीजों में पाया जाता है। तो वो होता है क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक। एक वैरायटी, कॉमन वैरायटी माइग्रेन हो गई। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक होता है जिसमें बहुत तेज दर्द होता है, आंख के चारों तरफ तेज दर्द होगा, आंख से आंसू गिरने लगेगा, पानी गिरने लगेगा, नाक से पानी आने लगेगा, और उसके बाद वो 1.5 से 2 घंटे तक रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा। इस तरह का अटैक दिन में मरीज को कई बार हो सकता है। एक और कॉमन दर्द है जो अक्सर दांत का इलाज करवाने के बाद हो जाता है, रूट कैनाल थेरेपी के बाद। बहुत ज्यादा दांत दर्द हो तो भी सर दर्द, हाँ, वो भी सर दर्द। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट हम लोगों का जिससे डील करते हैं हम लोग, वो माइग्रेन और क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक है, जो मोस्ट कॉमन सर दर्द कहलाते हैं। आप डॉक्टर साहब अपने विषय पर आते हैं, माइग्रेन क्या है? देखिए, माइग्रेन को अब से कुछ समय पहले, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, ये सर दर्द, तो माइग्रेन को सिर्फ सर दर्द नहीं समझा जाता। अब ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज की कैटेगरी में आता है। इसलिए क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द है, आगे चल करके इन लोगों में स्ट्रोक का इंसिडेंस या डिमेंशिया का इंसिडेंस ये बढ़ जाता है। इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए अब इसको एक क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है, सिर्फ सर दर्द की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। दूसरा, माइग्रेन का सर दर्द में सिर्फ सर दर्द के लक्षण नहीं होते हैं। जो एक क्लासिकल माइग्रेन होता है, इसके कुछ फेज होते हैं। पहला फेज क्या होता है कि जो माइग्रेन का मरीज होता है वो नॉर्मल है, उसको कोई सर दर्द नहीं है, तो वो एक ऑरा के साथ शुरू होता है। ऑरा कहते हैं यानी सर दर्द से पहले होने वाले लक्षण, जैसे आंख के सामने कभी स्टार दिखने लगते हैं, कभी जिगजैग ब्लैक लाइन दिखने लगती है, कभी उसको लगता है कि कहीं बहुत शून्य में जा रहा है, कभी हाथ पैर में झुंझुनी या सुन लगने लगता है। उसके फिर एक आधे घंटे के बाद सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है। तो ये पहला फेज जो होता है, ये ऑरा का फेज होता है माइग्रेन का। फिर सीवियर सर दर्द होने लगता है। और सर दर्द में भी माइग्रेन के सर दर्द की कैटेगरी में आने के लिए इतना सीवियर होना चाहिए कि उसकी डे टू डे लाइफ को वो प्रभावित कर सके, वो अपना नॉर्मल काम ना कर सके। फिर कुछ और लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उल्टी जैसे लगना या उल्टी हो जाना। एक और लक्षण जो माइग्रेन का बहुत क्लासिकल फीचर होता है वो ये होता है, जब माइग्रेन का दर्द अपने पीक पे है तो उस समय उसको रोशनी और लोगों की आवाज ये इरिटेट करने लगती है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया कहते हैं। कि अब वो चाहता है कि लाइट बंद कर दें, कोई बात ना करे, रूम के अंदर आराम कर लें। ये अंधेरा। तो ये सब माइग्रेन के क्लासिकल लक्षण होते हैं। फिर फेज आता है कि जब वो दर्द सबसाइड कर जाता है तो एक जनरल वीकनेस आ जाती है। मरीज कंप्लेन करता है कि जिस दिन सर दर्द होता है माइग्रेन का, उसके नेक्स्ट डे फिर कोई काम नहीं किया जाता, बिल्कुल वीकनेस आ जाती है। तो ये 4 फेज हो गए, यानी ऑरा, सर दर्द से पहले के लक्षण, फिर सर दर्द का लक्षण, फिर सर दर्द के साथ होने वाले अनुभव जैसे फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, और उसके बाद माइग्रेन के समाप्त होने के बाद, एक्यूट अटैक के समाप्त होने के बाद होने वाली वीक। तो ये पूरी प्रक्रिया माइग्रेन कहलाती है। इसीलिए माइग्रेन सिर्फ एक सर दर्द नहीं है, बल्कि विभिन्न न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का एक पूरा सुपर सेट। डॉक्टर साहब, बहुत सारे शोध निश्चित तौर पर चल रहे होंगे माइग्रेन के बारे में। जैसा कि आपने कहा कि अब ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज में आ गई है, तो होता ही क्यों है? माइग्रेन क्यों होता है? क्या ऐसा कुछ शरीर में बदलाव आता है या कुछ ऐसा हमारी जीवन शैली हो गई है? क्यों माइग्रेन होता है? देखिए, जब से माइग्रेन पे रिसर्च हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। और ट्रिगर फैक्टर बोलते हैं यानी हर व्यक्ति का ट्रिगर अलग होता है। जैसे कुछ लोगों
को स्पेसिफिक कुछ फूड से होता है कि अगर आज ये फूड हमने लिया, जिनमें चॉकलेट बड़ी कॉमन चीज है, चीज बहुत कॉमन चीज है, कॉफी बहुत कॉमन फैक्टर है, रेड वाइन बहुत कॉमन फैक्टर है, ये डाइटरी फैक्टर्स हैं कि इन डाइट में इन चीज़ों को लेने के बाद माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। दूसरा, ये बहुत देखा गया है आमतौर पे कि जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जैसे जो लोग या तो फास्ट पे हैं या व्रत रख रहे हैं या रोजा रख रहे हैं, उनमें भी खाली पेट रहने से माइग्रेन का ट्रिगर हो जाता है। तो देर तक खाली पेट रहना ये माइग्रेन का ट्रिगर है। सडन चेंज ऑफ वेदर, अचानक से गर्मी सर्दी हो जाना, जो लोग माइग्रेन से सफर कर रहे हैं, अगर वो ऐसे वेदर में बाहर निकलेंगे और पूरे प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उनको माइग्रेन का अटैक पड़ जाएगा। तेज साउंड वाली जगह, डीजे जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी हो, बहुत ज्यादा साउंड हो, म्यूजिक बहुत हो, हल्ला हो रहा हो, ऐसी जगह से आने के बाद माइग्रेन का सर दर्द प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं माइग्रेन के दर्द को बढ़ाती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हार्मोनल चेंज। इसीलिए माइग्रेन का इंसिडेंस फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में बहुत अधिक है, यंग फीमेल्स में बहुत अधिक है। इसलिए उनमें जो लाइफ साइकिल होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो बैलेंस होता है, उसकी वजह से यंग फीमेल्स में माइग्रेन के अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट मेनोपॉजल अटैक सबसाइड कर जाता है। तो हार्मोन्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माइग्रेन के अटैक के लिए। डॉक्टर साहब, जब आप न्यूरो इमेजिंग भी आप कराते होंगे, तो एक अपने लंबे अध्ययन और शोध के बाद आपको क्या लगता है कि ब्रेन में भी कुछ चेंज हो जाता है ऐसे माइग्रेन के पेशेंट्स में? एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब से पहले ये माना जाता था कि माइग्रेन में एमआरआई, न्यूरो इमेजिंग में, सीटी में तो बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, लेकिन एमआरआई में अक्सर फाइंडिंग्स मिलती थी। और ये हाउ साइंस इवॉल्व्स, कैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, कि पहले ये माना जाता था कि व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देते थे एमआरआई में अक्सर माइग्रेन के पेशेंट में, जिन पे शोध किया गया। शुरू में उनको हम लोग बोलते थे कि अनआइडेंटिफाइड ब्राइट ऑब्जेक्ट यानी यूबीओज हैं और इनको सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती है। इसीलिए मैंने बात की थी कि जो क्रॉनिक माइग्रेन का पेशेंट है, ये स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है। इनमें स्ट्रोक होने का चांस एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा है। डिमेंशिया या भूलने की प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि ये इस तरह के जो चेंजेस हैं, जो व्हाइट स्पॉट एमआरआई में दिख रहे हैं, ये स्पॉट्स डेड न्यूरॉन्स का साइन होते हैं। यानी ग्रेजुअली हमारी न्यूरोनल सेल्स की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस हेडेक, और यही आगे जाकर के हमारे डिमेंशिया और स्ट्रोक का प्रीकर्सर बनता है। इसीलिए अब माइग्रेन को अर्ली स्टेज पे ट्रीट करने पे हम लोग जोर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या पूरे ब्रेन में इस तरह के व्हाइट स्पॉट्स आपको नजर आते हैं, या कोई स्पेसिफिक रीजन जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर या फ्रंटल लोब है, इस तरह? नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, दीज आर नॉन स्पेसिफिक। इसीलिए मैंने कहा कि पहले इन्हें अनआइडेंटिफाइड ब्राइट ऑब्जेक्ट बोलते थे, तो अभी इनकी सिग्निफिकेंस पे हम लोग शोध करके ये पता लगा रहे हैं कि ये प्रीकर्सर है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। माइग्रेन का ट्रिगर जहां से होता है वो ब्रेन का स्पेसिफिक एरिया है, ब्रेन स्टेम ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस के पास, जहां से माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर करता है। लेकिन माइग्रेन में इस तरह की फाइंडिंग जो एमआरआई में मिल रही है, वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में मिल सकती है। डॉक्टर साहब, क्या एज का भी प्रभाव पड़ता है? माइग्रेन का ऑनसेट कब से होता होगा? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि माइग्रेन जो है वो अक्सर चाइल्डहुड माइग्रेन बहुत कॉमन है, यानी 6 साल से पहले की उम्र में, उसमें भी माइग्रेन है। 3 इयर्स 4 इयर्स यहाँ से बच्चों में शुरुआत हो जाती है इस तरह के सर दर्द की। और बच्चों में हम लोग एक प्रिकॉशन लेते हैं, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का जो सर दर्द होता है लेस देन 10 इयर्स ऑफ एज, वहां पे अगर सर दर्द हो रहा है और उसके साथ बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है या वर्टाइगो की कंप्लेन कर रहा है बच्चा, तो ये एक वार्निंग साइन होता है, चक्कर आ रहा है। तो ये फौरन आपको कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से या पीडियाट्रिशियन से। क्यों? क्योंकि बच्चों में एक और चीज है, वो ये है कि इस तरह के लक्षण अक्सर पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर के होते हैं 10 साल से कम उम्र के। उसको इसी स्टेज पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, और अगर नॉर्मल है ये, तो ये माइग्रेन के अटैक की शुरुआत हो सकती है। मदर में अगर माइग्रेन की हिस्ट्री है, तो ये हमको और ज्यादा एक पॉइंट देती है कि इस बच्चे में माइग्रेन का दर्द हो सकता है, और उसको यहीं से प्रिवेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर अर्ली ऑनसेट किसी को हो गया माइग्रेन, तो क्या ये ताउम्र रह सकता है? नहीं, देखिए इसके फीमेल्स में जैसा मैंने कहा, इस हार्मोन्स पे है कि आपका यंग स्टेज में ज्यादा होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे कम हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है, और पोस्ट मेनोपॉजल बॉयज में भी ऐसी स्टडीज है या जेंट्स में भी कि यंग एज में कॉमन है, 40s के बाद इसके अटैक्स इनफ्रीक्वेंट या कम हो जाते हैं। बुढ़ापे में बहुत कम देखा जाता है। न्यू ऑनसेट हेडेक एज ए माइग्रेन इन ओल्ड एज वो शोध का विषय है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया ऑनसेट हुआ, ट्रिगर हो गया और उसके बाद ऑनसेट हो गया, तो ये पूरी प्रक्रिया या माइग्रेन का ये जो पूरा अटैक कहें तो कितने दिन तक ये कंटिन्यू? देखिए, ये अटैक, ये ऑरा का टाइम 30 मिनट्स तक माना जाता है, 0 to 30 मिनट्स। उसके बाद जो हेडेक का पीरियड होता है, अगर हमने कोई मेडिकेशन नहीं लिया है, हमारे पेशेंट ने कोई दवाई नहीं खाई है, तो ये 1 दिन तक रह सकता है मैक्सिमम। इसका जो पूरा स्पिल ओवर है, यानी वीकनेस वाला जो पार्ट है, वो 3 दिन तक भी चल सकता है। तो मोर देन 1 डे सर दर्द रह सकता है, 3 दिन तक वीकनेस रह सकती है, और 30 मिनट्स तक हमारा ऑरा का पीरियड रह सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये मान लीजिए किसी को आज सर दर्द हुआ, उसके बाद 1 महीने बाद हुआ,
तो आप कब उसको कहेंगे नहीं ये अब माइग्रेन का पेशेंट? देखिए, ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो रहा है। इसकी डेफिनेशन इसीलिए क्रॉनिक एपिजोडिक माइग्रेन। एपिजोडिक मींस हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड, यानी बार बार होने वाला। पहली बार सर दर्द हुआ है, अभी आप इसको न्यू ऑनसेट मानेंगे। उसके आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे कि कोई और सेकेंडरी वजह तो नहीं है। बट अगर सिमिलर अटैक दोबारा रिपीट होता है, इट मीन्स कि अभी हमारा पेशेंट माइग्रेन की डायग्नोसिस की तरफ जा रहा है और यहाँ से उसका ट्रीटमेंट हमको माइग्रेन प्रिवेंशन का स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं एक बात जरूर अपनी कहना चाहूंगा कि माइग्रेन के अटैक में जब पहला ही अटैक हो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो मैंने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात की थी, उनके बारे में पता लगाना कि हमारे मरीज में इनमें से कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है। जैसे किसी शोर शराबे की जगह पे तो नहीं गया था, फास्ट तो नहीं रखा था, कोई स्पेसिफिक फूड तो नहीं रखा था, रात में जगह तो नहीं था, किसी प्रकार के मानसिक तनाव में तो नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई फैक्टर मिल जाता है तो हम सिर्फ इन फैक्टर्स को रोक करके मरीज के हेडेक को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस आज के युग में बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे शोध हैं कि आपका इससे पेट तक खराब हो सकता है, हार्ट डिजीज और बाकी डिजीज तो इससे रिलेटेड है। माइग्रेन इससे कितना रिलेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कहेंगे जितने भी मैंने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात की है, तो इसमें से हम कहते ज़रूर हैं और ये स्टैंडर्ड टीचिंग भी है, बट अगर हम लोग 100 पेशेंट माइग्रेन के ले लें तो ये जो ट्रिगर्स नॉर्मल मैंने बताए, फास्टिंग और लैक ऑफ स्लीप या बहुत ज़्यादा शोर, ये कम पेशेंट से मिलेगा। और स्ट्रेस, मरीज का जो स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट होता है माइग्रेन वाले का कि जब भी मैं दिमागी तनाव में होता हूँ या होती हूँ तभी मुझे सर दर्द होता है, तो ये ज़्यादा कॉमन है एज ए स्ट्रेस। बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फैक्टर है। डॉक्टर साहब, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हाँ, देखिए, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए जैसे ये भी आपने पूछा था कि पहली बार में क्या हम मरीज को इलाज देंगे। आज भी हालांकि अब ये क्रॉनिक डिसीज मानी जाती है, लेकिन माइग्रेन को दो कैटेगरी में, एक क्रॉनिक एपिसोडिक यानी जिसमें गैप कर करके सर दर्द हो रहा है, महीने में एक बार 2 बार, और एक ये लगातार सर दर्द रोज हो रहा है या महीने में कम से कम 5 अटैक हो रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया क्रॉनिक वो कि महीने में 5 अटैक, और एक ये कि गैप करके। दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। अगर किसी व्यक्ति को महीने में 1 बार अटैक हो रहा है या 2 बार अटैक हो रहा है और वो अटैक किसी भी सिंपल कोई भी दर्द निवारक दवा से शांत हो जा रहा है और उसके लक्षण बहुत ज्यादा ट्रबलसम नहीं है, यानी वो अपना काम कर पा रहा है, तब तो अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि इनको हम सिर्फ SOS मेडिकेशन पे रख सकते हैं और दर्द हो तो दवा। लेकिन अगर ये दर्द 5 बार हो रहा है हमें महीने में या 3 बार से ज्यादा हो रहा है, या एक सर दर्द हो रहा है लेकिन वो इतना सीवियर है कि हम अपना डेली काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, ऑफिस गोअर ऑफिस नहीं जा पा रहा है, टीचर अपनी क्लास नहीं ले पा रहा है, ऐसे लक्षणों में फिर माइग्रेन का पूरा इलाज करना आवश्यक हो जाता है। अब डॉक्टर साहब, जो आप एक नई पद्धति पर काम कर रहे हैं, एक डिवाइस है, ये है रेम, रिमोट इलेक्ट्रो न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक है ये, और ये क्या है, इसमें क्या अनोखी बात? आशीष जी, ये बहुत रामबाण है, लेकिन ये जब लॉन्च हुई है यहाँ पे इंडिया में, तो ये भी बड़ी कमाल की बात है कि जब मेरे पास पहली बार लोगों ने कांटेक्ट किया इसके लिए और मैंने इसका लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे तो ये लगा कि ये शायद ये हमारी चीज हमें ही बेची जाए। मतलब ये, क्योंकि जब भी माइग्रेन के पेशेंट में जो स्टैंडर्ड एक वजह है माइग्रेन के दर्द की, एक बात और वैज्ञानिक ये थी कि माइग्रेन का दर्द उन लोगों में होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनको माइग्रेन का दर्द नहीं होता है, उनमें किसी प्रकार का स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और सीरोटोनिन, ये हार्मोन निकलेंगे और हमें दर्द में रिलीफ दे देंगे। जो माइग्रेन का पेशेंट है उसमें ये हार्मोन बन तो रही हैं, लेकिन ये करेक्ट टाइम पे रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कि ये करेक्ट टाइम पे जो ये हार्मोन्स हैं, पेन रिलीविंग हार्मोन, इनका रिलीज ना हो पाना, इसी को मॉड्यूलेट करना है। ये कहलाता है न्यूरोमॉड्यूलेशन। न्यूरोमॉड्यूलेशन में हम कोई चीज अलग से नहीं दे रहे हैं, जो चीज हमारी बॉडी में हम उसको सिक्रीट करा रहे हैं। अब हम अगर अपने पिछली चीज़ों को देखें तो हमेशा से ये देखा गया है कि माइग्रेन के दर्द में लोग कहते थे सर का मसाज कर लीजिए, ऑयलिंग करा लीजिए, उससे आराम मिलता था। या अभी भी हर पेशेंट में जब माइग्रेन नहीं ठीक होता है तो हम लोग कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो। अगर उसको साइंटिफिकली जो हम लोग स्टडी करते हैं योगा के इफेक्ट को और मेडिटेशन के इफेक्ट को, अपने देश में जो अनुभव किया गया है, वो ये अनुभव किया गया है कि योगा और मेडिटेशन की टेक्निक जो है वो एक्चुअली इन हैप्पी हार्मोन्स को हमारी बॉडी में बढ़ा देती है। यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को यूएस ने पिकअप किया और इजराइल का रोल है उसमें, मतलब इन 2 कंट्रीज ने। उसके बाद उन्होंने एक डिवाइस बनाई है और उस डिवाइस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आर्म में पहनी जाती है, जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं। अच्छा, किसी भी आर्म में? हाँ, आपके आर्म में पहनी जाएगी और आपके मोबाइल से, स्मार्टफोन से वो कनेक्टेड है। उसमें एक ऐप आपने डाउनलोड किया, उससे वो कनेक्टेड है। अब जब भी आपको दर्द स्टार्ट हुआ, जो SOS बेसिस पे अगर इसको ले रहा है, जैसे ही दर्द शुरू किया, आपने मोबाइल ऐप से उसको ऑन किया, वो डिवाइस आपकी जो पेरिफेरल नर्व है, यानी यहाँ पे जो नसें हैं आपकी, जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं डायरेक्ट, इन नर्व्स को, इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे गुदगुदी कह सकते हैं आप, बल्कि ये कहा जाता है कि उसके करंट की इंटेंसिटी की रेंज है, आप उसको बढ़ाएं
लेकिन उस रेंज तक ना जाएं जहां पे आपको उसका पेन फील होने लगे, डिस्कम्फर्ट। हाँ, तो ये ना हो, क्योंकि एक पेन से छुट्टी पाने के लिए आप दूसरा दर्द नहीं ले सकते हैं। तो दर्द के लायक ना हो, लेकिन बस स्टिमुलेट करे। जब वो स्टिमुलेट करेगा तो रिवर्स में हमारे ब्रेन के उस पार्ट को स्टिमुलेशन मिलेगा जहां पे एड्रेनलिन सेरोटोनिन है तो स्टोर, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो बस ये उसको स्टिमुलेट करके रिलीज करता है, उसको रिलीज करने से मरीज को दर्द में आराम हो जाता है। ये इसका वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट। जी डॉक्टर साहब, कितने देर की ये प्रक्रिया हो? ये पूरी जो एक सेशन है इस डिवाइस में वो 45 मिनट का सेशन है। और इसकी एक अच्छाई ये भी है कि देखिए ये कंसील्ड है, आर्म में है। अगर ऑफिस में भी है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बिजनेस क्लास का आदमी है जो नहीं बताना चाहता, अब उसको मीटिंग में सरदर्द शुरू हो गया, तो वो दवा पानी मंगाए, दवा खाए, वो उसके मोबाइल पे कनेक्टेड है, डिवाइस उसके पास बंधी हुई है, उसने मोबाइल से उसको ऑन किया, उसकी थेरेपी स्टार्ट हो गई और वो अपना बात करते करते थेरेपी भी साथ में चल रही है और उसको एक 45 मिनट के सेशन में आराम मिल जाने का चांस होता है। तो क्या इससे परमानेंट क्योर संभव है? हाँ, परमानेंट क्योर की जो बात कर रहे हैं, तो एक शोध तो ये है जो मैंने बताया एक्यूट अटैक के लिए। दूसरा इसका यूज किया जा रहा है क्रॉनिक माइग्रेन वाले, यानी जिनमें 5 बार से ज्यादा दर्द हो रहा है, अब उनको समाप्त करना है। उनके लिए हम लोग इस चीज को, जो स्टडी की गई है वर्ल्ड ओवर, उसमें 3 महीने का ट्रायल दिया गया है, कंसेक्यूटिव 3 महीने और ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन करके इसको थेरेपी लेनी है 3 महीने तक, जिसकी एफिकेसी 70% तक स्टडीज में आई है। यानी अगर 100 मरीज लिए जाए माइग्रेन के, तो 70 मरीजों में जो ये मंथली माइग्रेन था, महीने में 5 अटैक पड़ रहे थे, 7 अटैक पड़ रहे थे, वो 0 to 1 की फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। तो ये इसके रिजल्ट 70% पेशेंट्स में देखे गए। डॉक्टर साहब, अगर मेडिकेशन की बात करें और इस मेथड की बात करें, तो दोनों में कारगर कौन है? देखिए, अगर एफिकेसी की आप बाट करेंगे तो ऐसी माइग्रेन की प्रोफाइलेक्टिक दवाएं बहुत सारी मौजूद हैं, उनकी एफिकेसी भी 70% ही हम लोग मानते हैं। एफिकेसी की बात करें तो दोनों सेम है, बट प्रॉब्लम मेनली क्या होती है, जितनी भी दवाएं माइग्रेन के लिए हैं वो एक्चुअली माइग्रेन की दवाएं नहीं थी, कुछ उसमें से एंटी एपिलेप्टिक दवाएं थी, एपिलेप्सी की, जो माइग्रेन में ट्रायल किया गया, देखा गया प्रभावी हैं। कुछ और ब्लड प्रेशर की दवाएं थी, तो कुछ हम लोगों ने दवाएं जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट से बोरो की, कुछ अपनी ही दवाएं उनको दी। ये सब मिला जुला के इससे पहले माइग्रेन का ट्रीटमेंट, और उसमें ट्रीटमेंट डिफॉल्ट बहुत होता है, इसलिए क्योंकि स्पेशली फीमेल पेशेंट में, मोस्टली पेशेंट फीमेल है, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वेट गेन होने लगता है। मान लीजिए प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी है, वहां पे नहीं ले सकते, लैक्टेशन में नहीं ले सकते, या छोटे बच्चों में 12 साल रीनल फेलियर है, दूसरी को हेपेटिक फेलियर है, तो जहां पे कोमॉर्बिडिटी है वहां मेडिसिन नहीं ले सकते, फीमेल्स में मेडिसिन साइड इफेक्ट की वजह से नहीं ले सकते, वहां पे ये एक कारगर इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसका तो फिर साइड इफेक्ट काफी कम होगा। साइड इफेक्ट इसका इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी में कुछ डाल मशीन है, एक मशीन है। मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट देखा गया है लॉन्ग टर्म हजारों पेशेंट के ट्रायल में, वो ये होता है कि जहां पे आपने बांधी, वो अक्सर घड़ी भी अगर आप टाइट बांध दें तो हो जाता है, जब आप उसको हटाते हैं तो थोड़ी सी रेडनेस दिखाई देती है, जो 15-20 मिनट में गायब हो जाती है। कभी किसी किसी को थोड़ा सा पेन रहता है 10-5 मिनट हटाने के बाद, इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, अब इसके कॉस्ट पर आते हैं। कितना खर्चीला है? मान लीजिए कि कोई डॉक्टर के पास जाता है, वहां पर अगर वो इलाज कराता है, इस तरह का सेशन लेता है, तो कितनी कॉस्ट आती है? क्या खुद भी संभव है खरीदना? और नहीं, देखिए अभी तक जो है ये प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। इंडिया में DCGI का अप्रूवल है इसके पास, कि आप जा करके अंटिल आपके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का, आप इसको मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट कि मिसयूज ना हो, कि डायग्नोसिस ही नहीं है माइग्रेन की, किसी और तरह के सर दर्द में इस्तेमाल करने लगे लोग, तो पहले डायग्नोसिस का सर्टेन होना जरूरी है। और जहां तक कॉस्ट की बात है, इस पे वर्किंग हो रही है काफी, और मतलब फोर्स भी किया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट को काफी कम लेकर के आया जाए, क्योंकि अभी इसमें बस एक लिमिटेशन है, वो ये है कि इसकी एक डिवाइस जो है, इसकी बैटरी रीयूजेबल नहीं है। तो एक डिवाइस में 18 सेशन है। अच्छा, रिचार्जेबल नहीं है, तो 3 सेशन के लिए आपको 3 डिवाइस चाहिए, अगर 3 मंथ्स के लिए आपको लेना है तो। बट इस पे वर्किंग है कि अगर रिचार्जेबल आ जाती है तो कॉस्ट 1/3 हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये पद्धति है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप माइग्रेन के मैनेजमेंट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माइग्रेन के मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा कि मैंने इतनी बात की है अभी, लेकिन जो माइग्रेन का मैनेजमेंट है उसमें प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली अगर हम ट्रिगर फैक्टर्स को रोक लें, अगर हम अपने खान पान को सही रखें, मैंने 3-4 चीज़ों की बात की, अगर उनको अपने खान पान में अवॉइड करें, मैंने योगा और मेडिटेशन की बात की, अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों में योगा और मेडिटेशन की आदत डाल लें तो आगे चल के उनको इस रेन डिवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब उनमें माइग्रेन होगा ही नहीं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जितना आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, जितनी आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जितना कम टाइम आप अपना स्क्रीन पे स्पेंड करें, यानी आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे और मोबाइल पे, जितनी अच्छी आप अपनी 7-8 घंटे की नींद को रखें, तो इस तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप रखते हैं तो आपको इस तरह के कॉस्टली ट्रीटमेंट की या माइग्रेन से सफर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और माइग्रेन पर एक बड़ी लंबी चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।